हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। आज के इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी मतलब संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो 100 एमसीक्यू रहेंगे उनका रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए रैपिड रिवीजन के तौर पर आप ये वीडियो ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखा गया है और जो क्वेश्चनों को डिटेल में बताया गया है वो भी आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन आता भी होगा, ऑब्वियसली सभी क्वेश्चन आपको आते होंगे क्योंकि ये रैपिड रिवीजन है। और जो क्वेश्चन आपको आते होंगे तो आप उनको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, बाकी जो नहीं आता है आप देखते चलेंगे साथ में। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और देखेंगे पहला क्वेश्चन। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार डैश द्वारा पेश किया गया था। सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको लिख दिया गया है किस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार या मांग किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम एन रॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। और सन पूछा जाए कब किया था, तो 1934 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। और काफ़ी सारे जो स्वतंत्रता के बाद मंत्री रहे इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको देख लेंगे। प्रथम वित्त मंत्री के रूप में आर के षणमुखम शेट्टी जी का नाम याद रखेंगे, प्रथम वित्त मंत्री। और खाद्य तथा कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है शिक्षा मंत्री, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आप शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम याद रखेंगे। विधि या कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। और गृह सूचना प्रसारण मंत्री किसे नियुक्त किया गया था या बनाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। तो ये जो प्रमुख नियुक्तियाँ थी स्वतंत्रता के बाद वाली, ये आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? तो संविधान की 3 बैठकें हुई थी, इसमें पूछा जा रहा है प्रथम बैठक। तो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। और जो बैठकें हुई थी उनको देख लेंगे और किसमें कौन अध्यक्ष बना। तो जो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को नियुक्त किया गया। और जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, इसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को रखा गया। और जो तीसरी संविधान सभा हुई थी, तो ये हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। देखिए 2 दिन के गैप में है, याद रखेंगे 9, 11, 13। तीसरी हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, इसमें अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और तीसरी जो संविधान सभा की बैठक थी उसमें ही जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये फैक्ट जो है इनको साथ में याद रखते चलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो महिला जो सदस्य थे इनकी प्रतिनिधियों की संख्या थी 15 संख्या थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और कुल सदस्य कितने थे? तो 389। महिलाओं का पूछा जाएगा तो 15 थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय में जिनका सपना देखा था। तो ये कथन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था के एम मुंशी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका आप ए याद रखेंगे, के एम मुंशी ने ये कथन कहा था, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी की नोट कहा था? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था सर अर्नेस्ट बार्कर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सर अर्नेस्ट बार्कर। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूरी उम्मीद है कि आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उनमें इन क्वेश्चनों से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। इसका राइट आंसर सर अर्नेस्ट बार्कर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? तो ये प्रस्तावना जो संविधान की प्रस्तावना है इसको संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में जो वर्णित किया गया था ये के एम मुंशी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, के एम मुंशी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष बने थे? तो ये कौन नियुक्त किए गए थे? तो जे.बी. कृपलानी। ये कौन थे बने थे? ये मौलिक अधिकारों की जो उप समिति के अध्यक्ष थे, ये नियुक्त किए गए थे जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन नंबर इसका आप बी याद रखेंगे। और साथ में और जो अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष थे उनको देख लेंगे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रारूप समिति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ये आप तीनों अध्यक्ष याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस वर्ष शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? ये मूल रूप से नहीं थे, लेकिन ये कब शामिल किए गए थे ये पूछ रहा है। तो 1976। किस वर्ष? 1976 में संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 था, जिसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1976 में। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो कौन सा भाग है जो संविधान की आत्मा कहलाता है? ये हो जाएगा प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रस्तावना। और ये वाला जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको किसने संविधान की आत्मा कहा, संविधान की आत्मा की संज्ञा दी? जब पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तब आएगा आंसर हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वर्णित है। लेकिन इसमें सिर्फ पूछ रहा है, उनका नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ पूछ रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। जब बिना किसी विशेष का नाम दिए पूछेगा तो हम प्रस्तावना को टिक करेंगे, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश के संविधान से ली गई है? तो ये किस संविधान से ली गई है? ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें काफ़ी सारे विभिन्न चीज़ें हैं जो कि दूसरे से संविधान से लिया गया है, अभी आगे उसको पढ़ेंगे। ये इसका आप आंसर याद रखेंगे, प्रस्तावना है जो कि संविधान की, इसको लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और भी जो प्रमुख हैं इनको देख लेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है प्रस्तावना, जो कि क्वेश्चन में था। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत, ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। आप ये याद रखेंगे कुछ जो प्रमुख हैं। और आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि भाग 4 में वर्णित है, ये लिया गया है आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो जो सभी सूचियां हैं, ये समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, ये सब लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? आपातकाल के उपबंध लिया गया है जर्मनी से। रूस से क्या लिया गया है? रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो द्विसदनात्मक व्यवस्था और एकल नागरिकता का प्रावधान। ये एकल नागरिकता वाला काफ़ी पूछा जाता है, ये किस संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये कहाँ से लिया गया है? ये जापान से। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। भारतीय संविधान में जो कानून द्वारा या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा ली गई है, जापान देश से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो गणतंत्र की अवधारणा ली गई है फ्रांस से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फ्रांस से ली गई है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये है क्या? जो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है, ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। और इसमें पूछ रहा है किस दिन अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी, डेट याद रखेंगे, 26 जनवरी 1950 है। ठीक है, और जो और भी प्रमुख चीज़ें हैं इनको आप देख लेंगे। जो राष्ट्रीय ध्वज है ये कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। बहुत ही महत्वपूर्ण डेटें हैं, आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गीत, देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में। नहीं सॉरी, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत ये आप इतना अलग रखेंगे, कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया है।
और राष्ट्रगीत और राज्य जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? राष्ट्रीय चिन्ह पूछा गया था, तो आंसर क्या लगाया था हम लोगों ने? 26 जनवरी 1950। और जो राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत वाला, ये अपनाया गया है 22 मार्च 1957 को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, आप जरूर याद रखेंगे इनको। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, लेकिन डेटों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा आपको, क्योंकि 4 डेटें हैं। फिर से बता दे रहे हैं, देखिए जो राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान जो जनगण मन है और राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, तो ये दोनों 24 जनवरी 1950, ये दोनों राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत हो जाएगा आपका 24 जनवरी 1950। ठीक है, और राज्य जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ वाला, तो ये 26 जनवरी, 2 दिन बाद आप याद रखेंगे, 24 से 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950। और जो राष्ट्रीय ध्वज है यह 22 जुलाई 1947 हो जाएगा, और 10 वर्ष बाद इसका राष्ट्रीय पंचांग का 1957 याद रखेंगे, 22 मार्च 1957। ठीक है, तो ये फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से इसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? 1955। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित हुआ था, और इसमें अभी संविधान में इसमें संशोधन भी हुआ था। तो जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है ये 2019 में इसमें संशोधन किया गया था, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, और इसमें जो और अनुच्छेद है, संघ एक में अनुच्छेद 1 में कहा गया है संघ और इसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों का स्थापना का प्रावधान वर्णित है किसमें? अनुच्छेद 2 में। और अनुच्छेद 3 में है राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन, जैसे सीमा में घटोतरी या बढ़ोतरी कर सकते हैं, या किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकते हैं। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, किसमें? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता भाग 2 में है, और संविधान में भाग कितने हैं? तो संविधान में जो भाग है ये भाग 12 भाग हैं, और इसमें भाग 2 में बताया गया है नागरिकता। तो इसमें भाग नहीं, इसमें अनुच्छेद पूछा है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत नागरिकता का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अनुसूचियां कितनी है? पहले 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। ठीक है, भाग 12 है, और अनुच्छेद 395 है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। 12 भाग नहीं, भाग 22 भाग है, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। तो जो संविधान में 22 भाग हैं, कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, और वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अनुच्छेद 395 है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार? तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? भाग 3 में क्या बताया गया है? भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, और अनुच्छेद अनुच्छेद पूछा जाए तो 12 से 35 के अंतर्गत। ठीक है, तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार वर्तमान में 11 है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है, तो मौलिक अधिकारों की संख्या, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था? मौलिक अधिकार पूछा जाएगा, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। यदि मौलिक कर्तव्यों की बात किया जाएगा, क्वेश्चन एग्जाम में यही गलत होते हैं कि क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ने पर। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है, और मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। ये पहले 7 थे, लेकिन एक संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बता दिया गया है। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, याद होगा, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है यदि क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा जाता है। तो मौलिक अधिकारों की संख्या है 6 वर्तमान में, और मौलिक कर्तव्यों की कितनी संख्या है? तो ये 11 है। ठीक है, तो इसमें मौलिक अधिकार पूछा गया था। ठीक है, भाग 3 इसका राइट आंसर था। इसमें क्या पूछा है? भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार मतदान का कोई भी अधिकार, मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार, इसका ऑप्शन चलो गलत हो गया है, आप याद रखेंगे। जो मौलिक अधिकार मतदान का कोई अधिकार नहीं है। जो 6 हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें स्वतंत्रता का भी है, धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है, लेकिन ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, आप ये क्वेश्चन थोड़ा स्किप कर देंगे। अभी इसको डिटेल से बताते हैं जो मौलिक अधिकार है। देखिए, मौलिक अधिकार को डिटेल से पढ़ते हैं।
तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल संविधान में बात करें तो 7 मौलिक अधिकार हैं, 7 मौलिक अधिकार थे, जो कि वर्तमान में कितने हो गए हैं, 6 मौलिक अधिकार हो गए। अभी बताया आपको एक संपत्ति का अधिकार, इसको कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। जो मौलिक अधिकार है ये कहाँ से के संविधान से लिए गए हैं, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और जो संपत्ति का अधिकार भी बता रहे थे, जो 7वां था, इसको हटा दिया गया है, इसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। लेकिन ये पूछ लिया जाता है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसमें संविधान में संशोधन किया गया और इसको जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार था, इसको हटाकर कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत बना दिया गया। तो ये जरूर आप याद रखेंगे। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 हैं। मूल रूप से कितने थे, वो 7 थे। और जो पूछे जाते हैं ये आप जरूर चार्ट याद रखेंगे। जो संविधान में अब वर्तमान में 6 जो मौलिक अधिकार है हमारे भाग 3 के अंतर्गत, इसमें समानता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। और स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। इनको अभी आगे जो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा। वैसे आप ये जरूर याद रखें, पूछा जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत वर्णित है। और जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है ये अनुच्छेद 25 से 28 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के अंतर्गत है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है अनुच्छेद 29 और 30 आप याद रखेंगे। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है, ये अनुच्छेद 32 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, ठीक है, अनुच्छेद 32। और अब अगला क्वेश्चन जो देखेंगे, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। अभी आपको बताया शोषण से संबंधित कौन से अनुच्छेद थे, 23 और 24 थे। इसमें क्या पूछ रहा है, बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा है, तो अनुच्छेद 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें बच्चों के शोषण या बाल अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद कौन सा, 24वां। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार थे 23 से 24 के अंतर्गत, इसमें देखिए अनुच्छेद 23 में क्या है, अनुच्छेद 23 में है मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात् श्रम। उसको बाल श्रमिक या बलात् श्रम कह सकते हैं कि मानव का व्यापार, एक तरीके से मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा, बलात् श्रम पर प्रतिषेध है। और अनुच्छेद 24 जो है बाल अधिकार से संबंधित है कि कारखानों आदि पर, भारी काम जहाँ होते हैं कारखानों पर, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध है। वहाँ पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कार्य नहीं कर सकेंगे, ठीक है, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बताया गया है। फिर नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है। तो राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है, अनुच्छेद 12। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 12। फिर नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया है। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1956 के अंतर्गत, ठीक है, 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को दर्शाता है। अनुच्छेद किसमें बताया गया है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखेंगे। और इसमें काफ़ी सारे और अनुच्छेद देख लेंगे। अनुच्छेद 14 में बताया गया है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति और लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 में बताया गया है लोक नियोजन या अवसरों में सभी को समानता, जो आरक्षण की बात की गई है। फिर है अनुच्छेद 17 में, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो अस्पृश्यता या कह सकते हैं छुआछूत का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 18 में सभी उपाधियों का अंत किया गया है, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दी जाती थी, या महात्मा गांधी को जो उपाधियां दी जाती थी, जो उपाधि दी गई उसका अंत किया गया है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। अब कोई किसी को उपाधि से नहीं सम्मानित करता है, ये इसमें अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। तो ये भी बताया था जो 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे, उसमें से एक हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वो कौन सा है, संपत्ति का अधिकार। इसको अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस याचिका
या रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। जो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों की आत्मा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिटों का प्रावधान है, जिसमें से क्या पूछ रहा है, हम आदेश देते हैं। जो पहली रीट है परमादेश, इसका ही मतलब होता है हम आदेश देते हैं, शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, परमादेश। ये 5 प्रकार की जो रिट है इनको देख लेंगे। इससे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है, जो जैसे हिंदी में इसका नाम है, इसका कभी कभी पूछ लिया जाता है इसको इंग्लिश में, इसमें इसका अर्थ क्या है या मतलब क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो ये भी आप 5 है तो 5 याद रखेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको हैबियस कार्पस बोलते हैं, परमादेश। मैनबेंडस बोलते हैं, और निषेध प्रोहिबिशन, प्रमाणिक सैल्टियो, और अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो। तो ये जो 5 प्रकार के रिट हैं इनका आप इंग्लिश में भी नाम याद रखेंगे। तो और ये पूरी डिटेल जो दी गई है अनुच्छेद 32 को जो संवैधानिक उपचारों की आत्मा किसने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, और संविधान के हृदय और आत्मा भी कहा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी संबंधी प्रावधान है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 22 में ये प्रावधान किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार जो 1922 के अंतर्गत दिया गया है, इसमें कुछ जो अनुच्छेद हैं प्रमुख इनको देख लेंगे। अनुच्छेद 19 में बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इसके अंतर्गत 6 और हैं सब आर्टिकल, वो भी आप याद रखेंगे। वो रेयरली पूछे जाते हैं, लेकिन आप जब डिटेल पढ़ेंगे पूरी आप बुक से तो उसको भी जरूर याद रखेंगे। अनुच्छेद 19 में बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। फिर अनुच्छेद 20 में इसमें अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण बताया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अनुच्छेद 21 ए या 21 का में शिक्षा का अधिकार बताया गया है, जो कि 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया, इसको ऐड किया गया था 21 ए को, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, जो कि क्वेश्चन में ऊपर पूछा गया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन याद रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। तो अनुच्छेद 32 में भी अभी बताया था आपको 5 प्रकार की, और जो कि केंद्र से संबंधित था और सर्वोच्च न्यायालय से, और ये उच्च न्यायालय से संबंधित है। जो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इसमें उच्च न्यायालय से संबंधित है जो रिट जारी करने का प्रावधान, तो 5 प्रकार की रिट होती है, ऊपर आपको बताई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो अनुच्छेद 32 है ये केंद्र के लिए मतलब सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। ये अनुच्छेद जो 226 है ये राज्य के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 ए या 21 का को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था। ये कब किया गया, 2002 में 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, अनुच्छेद 21 का, जो कि संबंधित किससे था, शिक्षा का अधिकार, इसको ऐड किया गया था, और कब, 2002 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको डिटेल देख लेंगे। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा। तो ये कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यदि क्वेश्चन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं है तो सिर्फ पूछेगा किसको कहा गया है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। तो किसने, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में एक समान नागरिकता संहिता का उल्लेख किया गया है। ये नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत वर्णीय, जिसमें 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिए गए थे, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 44 वर्णित है, उसमें ही ये बताया गया है। देख लेंगे जो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कुछ जो प्रमुख अनुच्छेद है। अनुच्छेद 40 है, जैसा कि इसमें ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 48 है, इसमें कृषि और पशुपालन का संगठन के विषय में बताया गया है। अनुच्छेद 38 का इसमें या 48 ए है, जो इसमें पर्यावरण और वन्य जीवों को संरक्षण के संबंध में प्रावधान बताया गया है। और अनुच्छेद 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका से भिन्नता या कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन से संबंधित प्रावधान है। और अनुच्छेद 51 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान इसमें किया गया है। ये आप जो कुछ प्रमुख नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद इनको आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 50 में निम्न में से क्या वर्णन किया गया है। ये अनुच्छेद 50 पूछ रहा है, तो अभी बताया कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये बताया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई या इंदिरा गांधी। तो स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था तथा इस समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 करके इसमें मौलिक कर्तव्यों जो मौलिक कर्तव्य 51 का जोड़ा गया, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। क्योंकि मौलिक अधिकार जब हमको दे दिए गए हैं, हमारे पास कुछ अधिकार हैं, तो हमारे पास कुछ देश के प्रति कर्तव्य भी तो होंगे, तो कर्तव्य हमारे ज़्यादा होंगे। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं, ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है। कितने मौलिक कर्तव्य अभी बताया आपको, 11 है, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, 11 मौलिक कर्तव्य, लेकिन मूल रूप से पूछा जाए तो 10 थे। फिर इसमें फिर वही सब चीज़ें लिखी गई हैं जो अभी ऊपर बताई हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य थे, पहले मौलिक कर्तव्य थे, उनको जोड़ा गया 51 का के अंतर्गत। फिर जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया ये 2002 में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। इसमें अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है। तो जीवन का अधिकार कौन सा अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है ना, प्राण व दैहिक, जिसको बताया था अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीने का अधिकार वर्णित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अभी आपको 34 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अभी आपको 100 क्वेश्चनों तक और चलना है, और आपको बताइएगा क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहे हो और वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको एग्जाम ओरिएंटेड इसी प्रकार के वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35वां है, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं 6, इसको किसके द्वारा निलंबन किया जा सकता है, इसको किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राष्ट्रपति ही मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है आपातकाल के दौरान। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं निलंबन कर सकता है। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, अनुच्छेद भी आप इसका याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन 20 और 21 को नहीं कर सकता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में किया गया है। किसमें किया गया है, राज्य की कल्याणकारी के लिए, तो ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व भाग किसमें, भाग 4 के अंतर्गत बताया गया है, और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत प्रमुख अनुच्छेद भी अभी ऊपर आपको बताया, तो उसमें ही राज्य की कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किया गया है, ऑप्शन नंबर इसका आप डी याद रखेंगे, कौन सा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को डैश प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो कैसे चुनाव किया जाता है भारत के राष्ट्रपति का, एकल हस्तांतरित मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पूछा जाता है क्वेश्चन, आप इसको रट लीजिएगा, कैसे चुनाव किया जाता है भारत के राष्ट्रपति का, एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका आप याद रखेंगे, भारत के जो राष्ट्रपति है इस प्रकार से चुना जाता है। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति का प्रावधान किस में आता है। तो जो भारत का जो राष्ट्रपति है, ये जो राष्ट्रपति का पद है, यह आता है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 72 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ बताई गई हैं, कुछ मामलों में वो क्षमादान कर सकता है राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया है, तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग, जब उसका आचरण खराब हो जाता है या असंवैधानिक कार्य करने लगता है, तो अनुमोदन के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री से संबंधित है, तो ये राष्ट्रपति के 3 अनुच्छेद याद रखेंगे। और भी आगे और भी शायद हमने रखे हुए हैं राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था क्षमादान की शक्ति, तो ये था अनुच्छेद 72 में, तो ऑप्शन नंबर 20 का आप याद रखेंगे। ठीक है,
52 में है राष्ट्रपति का उल्लेख। 54 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित है अनुच्छेद 54। और जो राष्ट्रपति है इसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए जब ये इसके लिए चुनाव लड़ सकता है। फिर है अनुच्छेद 55, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कुछ प्रावधान, इसमें निर्वाचन मंडल है और इसमें निर्वाचन संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 57 में है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन मतलब दोबारा से निर्वाचन कराने की प्रबंध दिए गए हैं। और अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या होनी चाहिए ये दी गई हैं। और अनुच्छेद 60 में जो राष्ट्रपति शपथ लेता है ना उसके विषय में बताया गया है। 60 से शपथ याद रखेंगे, 60 से शपथ। और ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 61 में क्या है राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और ये सूचित इनको 14 दिन पहले इनको लिखित सूचना देनी पड़ती है कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जानी है। इस प्रकार से 14 दिन पहले इनको सूचित करना आवश्यक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो इस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो किसे सौंपा जा सकता है इस विवाद को? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ये चीज़ें रखा जाता है, फिर उसका दोबारा से जो प्रक्रिया होती है उस अनुसार विवाद को सुलझाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। कब से? मतलब वो अपने 5 वर्ष के पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, या संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, या अपना पद ग्रहण के दिन से, या निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो जब अपने पद ग्रहण करता है, जिस दिन शपथ लेता है उसी दिन से ही उसके 5 वर्ष शुरुआत हो जाती है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करना है। देखेंगे भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। सही है ये भी कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। फिर है, राष्ट्रपति के पद रिक्ति को 6 माह के अंदर भर लिया जाना चाहिए। जैसे किसी कारणवश मृत्यु हो जाए या बीमार हो जाए या कुछ भी XYZ कुछ भी हो जाए कि राष्ट्रपति अपना पद छोड़ता है या त्याग पत्र देता है या उस पर महाभियोग लग जाता है, तो जो उस ड्यूरेशन पर जो खाली समय होगा उसकी जगह उपराष्ट्रपति आ जाएगा। लेकिन 6 माह के अंतर्गत, कम से कम 6 माह के अंतर्गत वह पद भर जाना चाहिए, मतलब कि दूसरा राष्ट्रपति आ जाना चाहिए। तो ये रिक्ति जो पद रिक्ति है ये 6 माह के अंतर्गत भर लिया जाएगा। ये भी सही चीज़ बताई गई है। फिर है, भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है। हाँ, लोकसभा भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। तो ये भी सही है। तो इसमें उपरोक्त सही ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो तीनों कथन पड़े हैं राष्ट्रपति के संबंध में ये तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर आप डी याद रखेंगे, ये सारे कथन सही हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? जो उपराष्ट्रपति है उनको पद की शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। और ये क्वेश्चन ये और याद रखेंगे कौन किसको शपथ दिलाता है। ये प्रमुख जो क्वेश्चन ये भी बनते हैं एग्जाम में, ये भी पूछे गए सारे क्वेश्चन ही, तो इनको भी देख लेंगे। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, या यदि वो नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। और राज्यपाल को कौन दिलाता है? तो उस राज्य का जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ये राज्य से संबंधित है तो इसमें राष्ट्रपति नहीं करते हैं। तो राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय जो होता है उसके मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। और मुख्यमंत्री को कौन दिलाएगा? जो उससे बड़ा है राज्यपाल दिलाएगा उस राज्य का। ठीक है। तो ये जो प्रमुख कुछ शपथ जो दिलाना वाला कार्यक्रम है, आप इनको सब याद रखिए, ये भी क्वेश्चन के रूप में पूछे गए हैं। फिर अगला है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। तो उपराष्ट्रपति कहाँ का पदेन अध्यक्ष होता है? तो ये होता है राज्यसभा का। कहाँ का? राज्यसभा का होता है, उसी के पद पर ये कार्यरत रहते हैं। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, या सभापति भी उसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप ए याद रखेंगे। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? देखिए, इससे क्वेश्चन अभी ऊपर आया था जब कथन बता रहे थे राष्ट्रपति के संबंध में। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। लेकिन कब तक? अधिकतम कब तक? तो 6 माह तक। 6 माह तक ही कार्य करते हैं। उसके अंतर्गत ही पद की रिक्ति को पूरा भी किया जाता है या पूर्ण किया जा सकता है। पूर्ण किया ही जाता है, सकता है क्या? तो 6 माह के भीतर ही उसको कंप्लीट कर लिया जाता है ये प्रोसेस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 6 माह अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में
कार्य कर सकता है वो उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 6 माह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा या नहीं लेता है? तो निर्वाचित राज्यसभा सदस्य या राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य या निर्वाचित लोकसभा सदस्य या राज्य विधान सभाओं के, मतलब विधान, एक जगह विधान परिषद है, एक जगह विधानसभा है, एक तरफ लोकसभा है और एक तरफ राज्यसभा है। तो आप जैसे बताइए कि विधानसभा क्या सभी राज्यों में है? तो विधानसभा सभी राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद जो है वो सभी राज्यों में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब विधान परिषद सभी राज्यों में है ही नहीं, मात्र 6 ही राज्यों में है, तो कैसे उसके निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं? कुछ में है, कुछ में नहीं। तो कौन कौन भाग ले सकता है? तो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित, मतलब, और लोकसभा और निर्वाचित लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन या चुनाव में। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत को जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के लिए ही 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, तब वे ये चुनाव में आ सकते हैं या लड़ सकते हैं। तो 35 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। 25 वर्ष होती है प्रधानमंत्री की, ठीक है, 25 वर्ष होती है प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये भी देख लेंगे, अभी बता दिया है, प्रधानमंत्री की 25 वर्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की कितनी? 35 वर्ष। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, 47वां है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति हैं उन पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? और ये इनको अभी बताया था, ऊपर आया था क्वेश्चन। तो 14 दिन के अंदर ही इनको लिखित सूचना भी राष्ट्रपति के पास भेजी जानी चाहिए कि आप पर महाभियोग की प्रक्रिया को लगाया जाना है। तो ये 14 दिन ये पूछा जाता है क्वेश्चन, आप याद रखेंगे। और इसमें क्वेश्चन में महाभियोग पूछा गया है, तो अनुच्छेद 61 बताया था ना, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेखन किया गया है अनुच्छेद में। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ से संबंधित है? तो संघ से संबंधित है भाग 5। भाग 2 में क्या बताया गया है? नागरिकता का उल्लेख किया गया है, नागरिकता का। भाग 4 में क्या बताया गया है? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व को बताया गया है, नीति निर्देशक तत्व। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 6 में राज्य से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, और केंद्र मतलब संघ में बताया भाग 5 के अंतर्गत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक राष्ट्रपति भी होगा? तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है? अनुच्छेद 63। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 63 में क्या बताया गया है? कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। और अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो 63 और 64 आप दोनों याद रखेंगे। 64 में क्या बताया गया है? कि उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो इसको ऑप्शन नंबर आप सी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा डैश की सलाह पर की जाती है? तो मंत्रिपरिषद में जो मंत्री रहते हैं उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन सलाह कौन देता है? तो सलाह हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, ठीक है। देख लेंगे अनुच्छेद 74 75 क्या है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, और उसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो अनुच्छेद 74 आप याद रखेंगे प्रधानमंत्री से संबंधित है, और अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्रियों की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। यह अनुच्छेद 75 के अंतर्गत कहा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद होता है, इसमें विवाद शायद नहीं लिखा है, विवाद को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाएगा। तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 71 में। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। अनुच्छेद 71 में जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के बीच का जो चुनाव में जो विवाद या कुछ भी उत्पन्न हो, तो ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसका निपटारा किया जाएगा। और कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 71 याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका
सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो, अभी तक तो ये पढ़ा था कि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति पद संभालेगा यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश नहीं है, यदि उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालेगा या कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, तब ये उस पद पर कार्यरत हो जाएगा। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति ना आ जाए। तो ऑप्शन नंबर डी आप याद रखेंगे। इसमें देखिए, इसमें वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा टफ भी है। जो सरल क्वेश्चन है वो तो आपको आते ही होंगे, लेकिन रिवीजन उन क्वेश्चनों का किया जाता है जो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए घबराइए नहीं कि ये क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, कैसे करें। लेकिन देखिए, ये आप किसी भी परीक्षा की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन पर पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ये खुद से बना कर रखे गए हैं। तो इन क्वेश्चनों को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा और ये ज़रूर से ज़रूर आप रिवीजन करना चाह रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम का लेवल बहुत ही लो नहीं होता है। कोई भी ग्रुप डी का ही क्यों ना एग्ज़ाम हो, छोटा से छोटा कोई भी क्यों ना ही एग्ज़ाम हो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन इतना तगड़ा हो रहा है कि क्वेश्चन टफ ही रखे जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। 54वां है, भारत के सर्वोच्च विधि या कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है भारत का जो महान्यायवादी, इसको ही विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी, मतलब जो केंद्र का जो न्याय संबंधी या कह सकते हैं कानून संबंधी अधिकार जो रखता है, जो राष्ट्रपति को सलाह देता है कानूनी संबंधित, तो ये होता है महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी जिसको एजी या अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं। और ये अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल के विषय में बताया गया है। हिंदी में क्या कहते हैं? भारत का महान्यायवादी। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन सा भारत का न्यायवादी अनुच्छेद इसमें है, अनुच्छेद 76 में, जिसको कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनी सदन का प्रावधान करता है? द्विसदनी सदन, सदन नहीं सॉरी, द्विसदनी संसद का प्रावधान करता है। तो संसद किस अनुच्छेद में बताया गया है? 59 59 नहीं सॉरी 79, अनुच्छेद 79 79 में बताया गया है संसद। ठीक है, 79 में बताया गया है संसद। संसद में दो सदन होते हैं, कौन से? एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। यहाँ लिख दे रहे हैं राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत है और राज्यसभा किसमें वर्णित है? तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 में बताया गया है। तो तीनों याद रखेंगे। 59 में सॉरी 79 है, सॉरी 79 है, 79 79 में संसद है, लोकसभा 81 में है और राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करता है? तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है, इसकी नियुक्ति कौन या किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति होता है जो कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर या पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करता है। अब देख लेंगे प्रोटेम स्पीकर कौन है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत की जाती है। और जो प्रोटेम स्पीकर होता है, ये लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है, जब उसमें लोकसभा अध्यक्ष नहीं चुना जाता है, तब प्रोटेम स्पीकर या पीठासीन अधिकारी ही बैठक की अध्यक्षता करता है और जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं, सांसद जो होते हैं, उनके पद की शपथ दिलाता है। फिर उसी दौरान लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है, तो प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। ठीक है, बस इसका कार्य होता है जो पहली लोकसभा की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है और नवनिर्वाचित जो सदस्य या सांसद होते हैं उनकी शपथ दिलाता है। ये प्रोटेम स्पीकर का काम होता है और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा जो होता है, ये संसद का उच्च सदन होता है और इसके जो इसमें जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए नागरिकों की, ये होनी चाहिए 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 30 वर्ष। राज्यसभा में कितने वर्ष जो न्यूनतम आयु होती है, ये होनी चाहिए 30 वर्ष। और यही अगर लोकसभा में पूछी जाए तो लोकसभा में हो जाएगी 25 वर्ष। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसद के समक्ष बजट वितरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो बजट विवरण प्रस्तुत करने की जो संवैधानिक आवश्यकता है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद
22 है कि 112 है? अनुच्छेद किस में अनुच्छेद में वर्णित किया गया है ये? तो वार्षिक वित्तीय विवरण या वार्षिक वित्तीय बजट, ये अनुच्छेद 122 के अंतर्गत वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 122 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 122 नहीं, सॉरी 112 बोला ना, 112 के अंतर्गत। ठीक है, वार्षिक वित्तीय बजट या वितरण या बजट वितरण प्रस्तुत करने के जो संवैधानिक आवश्यकता है, ये भारत के संविधान अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वर्णित है। ठीक है, दोनों कंफ्यूजिंग है, इसलिए अच्छे से याद रख लेंगे। 112 है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किसी भी राज्य का प्रमुख एक डैश होता है। तो भारत के किसी भी राज्य का एक प्रमुख को कौन होगा? राज्यपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल। और राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 155, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, 155 अनुच्छेद। फिर अगला क्वेश्चन है, और जो राज्यपाल की नियुक्ति है ये बताया था कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है? जो राज्य का मंत्रिपरिषद होता है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन किसकी अनुशंसा पर? मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर। तो इसमें क्या पूछ रहा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 164, ऑप्शन नंबर इसका सी याद रखेंगे, अनुच्छेद 164 के अंतर्गत ये वर्णित है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, उससे संबंधित जो अनुच्छेद है ये देख लेंगे। 167 में क्या बताया गया है? राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। 167 ये दिया गया था ना, इसके विषय में डिटेल है। 168 अनुच्छेद में बताया गया है राज्यपाल को सूचना देने के जो संबंध में कुछ प्रावधान है या मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य है, यह अनुच्छेद 167 के अंतर्गत है। और अनुच्छेद 165 में क्या है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाएगी, जो राज्य का कानूनी सलाहकार होता है। इसी प्रकार जो अनुच्छेद 76 में पढ़ा था वो महान्यायवादी पढ़ा था, जो राष्ट्रपति को का कानूनी सलाहकार होता है ना, उसी प्रकार से राज्य में भी राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, जो कि राज्य का कानूनी सलाहकार होता है। वो केंद्र का होता है, ये राज्य का होता है। ये अनुच्छेद 165 में है। और महान्यायवादी किस में था? अनुच्छेद 76 में था वो। और अनुच्छेद 163 भी इसमें था। अनुच्छेद 163 में है, राज्यपाल द्वारा सभी विषयों पर मंत्रिपरिषद की सलाह और परामर्श। और जो इम्पोर्टेंट है ये है, जिस प्रकार 72 अनुच्छेद 72 में जो राष्ट्रपति क्षमादान करने की शक्तियाँ होती हैं ना, उसी प्रकार राज्यपाल को भी अनुच्छेद 161 के अंतर्गत लघुकरण या क्षमादान की शक्ति राज्यपाल के को दी गई हैं, और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल यदि बनना है तो उसके लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 35। नेक्स्ट है, डैश कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एक मात्र कड़ी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री जो होता है ये कैबिनेट और राज्यपाल के बीच एक संपर्क की एक मात्र कड़ी के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री ही होती है कड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है? महाधिवक्ता अभी बताया था, जिस प्रकार से केंद्र में होता है महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, उसी प्रकार राज्य में होता है एक महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। ये राज्य का कानूनी सलाहकार होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका आप याद रखेंगे बी, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। फिर इसमें और भी अनुच्छेद है, जैसे कि अनुच्छेद है 148। अनुच्छेद 148 में बताया गया है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे कैग बोलते हैं, ऑडिटर जनरल होता है। ये होता है कैग, महालेखा निरीक्षक, जो ऑडिट या लेखा जोखा का काम करता है केंद्र में, ये कौन होता है? इसको बोलते हैं महालेखा परीक्षक। ठीक है, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। और अनुच्छेद 65 है राज्य का महाधिवक्ता, ये बता चुके हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद का प्रावधान करता है? तो विधान परिषद हो जाएगा अनुच्छेद 169, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद सी नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, विधान परिषद का प्रावधान किसमें किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार राज्य में
बताया था संसद होती है 79 में, फिर लोकसभा राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है 81 में, राज्यसभा इसमें हो जाएगी आपकी 80 में। इसी प्रकार राज्य में जो विधानमंडल होता है वो विधानमंडल हो जाता है अनुच्छेद 168 के अंतर्गत। यहाँ पर लिख दे रहे हैं जो विधानमंडल हो जाएगा ये अनुच्छेद 168। इसके दो सदन होते हैं, कौन से? विधान परिषद और विधानसभा। तो विधानसभा हो जाता है, सभा हो जाता है 170 के अंतर्गत, और विधान परिषद हो जाता है 159 के अंतर्गत, 69 के अंतर्गत ये हो जाता है विधान परिषद। ठीक है, तो ये विधानसभा, विधान परिषद और विधानमंडल ये तीनों अनुच्छेद है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। विधान परिषद पूछा गया था ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है विधानमंडल, और ये बता दिया था आपको, ये आप जरूर याद रखेंगे। जो विधान परिषद है ये सभी राज्यों में नहीं है, ये सिर्फ 6 राज्यों में। किसमें किसमें है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। 6 नहीं, सॉरी 7 है, 7 ये राज्य है जहाँ पर विधान परिषद है, और विधानसभा तो सभी में है। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो जो विधानमंडल का जो उच्च सदन होता है ये विधान परिषद होता है। ऑप्शन नंबर 20 का याद रखेंगे क्या? विधान परिषद जो होता है उच्च सदन, और निम्न सदन होता है विधानसभा। उच्च सदन विधान परिषद। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य की जो मंत्री परिषद होती है ये सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जिस प्रकार केंद्र में देखा जाए तो वो मंत्रिपरिषद जो होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसी प्रकार राज्य की जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे इसका। फिर नेक्स्ट है, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या होती है उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से के कितना प्रतिशत अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार केंद्र में भी होता है कि कितने प्रतिशत, जैसे कि लोकसभा में मान लिया कितने नियुक्ति मतलब कितने सदस्य होते हैं? अधिकतम 550 है ना, वर्तमान में 543 है, तो 543 है यदि, तो इसमें 15% मतलब 81 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार राज्य में भी है, तो 15% से अधिक मंत्रिपरिषद उनकी मंत्रियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, 15%। फिर नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी होती है? तो कितनी हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा 34। कैसे? क्योंकि 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है, तो टोटल 34 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 34। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। ये किसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान का जो सर्वोच्च न्यायालय में एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है? ये अनुच्छेद 129 के अंतर्गत वर्णित है, अनुच्छेद 129। ऑप्शन नंबर आप बी याद रखेंगे, 129 है। और जो इसके प्रमुख और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 126 में बताया गया है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ये अनुच्छेद 126 में बताया गया है। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखी न्यायालय होगा, ये बताया गया है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। फिर अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति को है, ये 143 में बताया गया है। और 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में? 124 के अंतर्गत वर्णित है ये। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत हो जाएगा? अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए में वर्णित है, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 137। और जैसे रिलेटेड और हैं, देखिए साथ में लिखे गए हैं, जैसे क्वेश्चन में जैसे भी जो भी आए हैं तो आप उनके साथ के भी जो हैं, जैसे कि 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 129 अभी बताया ही है क्वेश्चन में, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय होगा। और जो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ये 213 में, ये देखिए दोनों सिमिलर है, ये 123 है और राज्यपाल को हो जाएगा 213, ये राष्ट्रपति का है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद करते चलेंगे रिलेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के लिए एक राज्यपाल का
पद सृजित है। अभी बताया था 155 अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्य के लिए एक राज्यपाल भी होगा। इस अनुच्छेद में 155। और उससे संबंधित देखिए फिर जिस प्रकार से ऑप्शन में आ रहे हैं आप इसको पॉज करके साथ में देखते चलेंगे। जैसे कि राज्यपाल, राज्य के लिए एक राज्यपाल का पद किसमें है, अनुच्छेद 153 में। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है 155 में। देखिए इसमें क्या पूछा गया था, राज्यपाल का पद। एक मिनट, यदि राज्यपाल का पद पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 153 बताएंगे। राज्यपाल का पद राज्य के लिए देखिए लिखा गया है ना, राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, तो ये अनुच्छेद 153 है। यदि पूछेगा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ये 155 है। ठीक है, तो 153 आप याद रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन जैसे बहुत ही पास पास दिए गए हैं। इस प्रकार एग्जाम में कभी दे देता है कभी नहीं देता है, तो जब दे देता है तो फिर ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप याद रखते चलेंगे साथ में। और राष्ट्रपति द्वारा जो संसद की संयुक्त अधिवेशन किया जाता है ये अनुच्छेद 160 के अंतर्गत। और 161 में राज्यपाल को दंडादेश का निलंबन या लघुकरण करने की शक्ति है, जिस प्रकार राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति रखता है। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा? ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 214 में। सभी राज्य में एक एक उच्च न्यायालय है, ये अनुच्छेद 214 के अंतर्गत बताया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा नंबर है, 73वां है। ये भी और भी जो उसके रिलेटेड है अनुच्छेद, ये सभी आप देख लेंगे पॉज करके कि राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा 214। और 2 या 2 से अधिक, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान भी है, ये अनुच्छेद 231। 2 या 2 से अधिक मतलब 3 हो सकता है, तो उसके लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये 231 आप ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, बाकी ये सब जो दिए गए हैं आप याद रखेंगे। फिर अगला देखेंगे क्वेश्चन, राज्य के महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल के संबंध में कौन सा कथन सही है? पढ़ लेंगे पहले। ये राज्य का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता संविधान के 165 में। ठीक है, जिस प्रकार महान्यायवादी 76 में बताया था, इसी प्रकार राज्य के लिए महाधिवक्ता 165 में, ये भी सही है। किसी राज्य का महाधिवक्ता राज्य के राज्यपाल के पश्चात पर्यंत ही कार्य करता है या पद धारण करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। महाधिवक्ता के संबंध में ये सभी कथन सही दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का विवरण किस अनुच्छेद में है? तो जो राष्ट्रपति करता है वो किसके अंतर्गत करता है, बताया था ऊपर आपको, 123 के अंतर्गत ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है। उसी प्रकार राज्य में यदि राज्यपाल के संबंध में पूछ रहा है तो ये 213, देखिए 123 से ही 213 बना है, तो आप ऐसे क्रम से रिलेट रखेंगे, याद रखेंगे। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने का शक्ति का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो उच्च न्यायालयों की संख्या है वर्तमान में 25। ऑप्शन नंबर ये याद रखेंगे। अब आपको बताया भी था 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान 231 अनुच्छेद में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई है? तो जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की जो संकल्पना है ये किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया। ये संविधान के 7वीं अनुसूची में जो 3 सूची वर्णित है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसके विषय पूछे जाते हैं। आप वर्तमान विषय याद रखेंगे। मूल रूप से 97 विषय थे, 97 विषय थे, अब वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची के जिस प्रकार से 66 विषय थे, अब वर्तमान में 61 हो गए हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, तो 5 इधर दे दिए गए ना, देखिए 66 से 61 हो गए ना, कम हो गए, तो इसमें बढ़ गए, वही 5 बढ़ा दिए गए, तो इसमें 47 से बढ़कर 52 हो गए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। फिर अगला है, निम्न में से जनगणना किस सूची का विषय है? तो जो जनगणना कराई जाती है ये संघ सूची का विषय है ना, सभी देश की पूरी जनगणना कराई जाती है, विशेष राज्य से संबंधित है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, संघ सूची। जनगणना किसका विषय है? तो जनगणना विषय हो जाएगा संघ सूची का। जो कुछ प्रमुख है पूछे जाते हैं आप ये देख लेंगे। संघ सूची के जो प्रमुख विषय हैं, राज्य सूची के जो प्रमुख विषय हैं, समवर्ती सूची के जो प्रमुख विषय हैं, ये आप जरूर याद रखेंगे। जिसमें से ये पुलिस वाला पूछा जाता है, ये राज्य सूची का विषय। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, जनगणना, तो ये संघ सूची का विषय था। इसी प्रकार से आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और अंतर राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर राज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसे है? ये अनुच्छेद 263 के अंतर्गत है, लेकिन ये पूछ रहा है ये अधिकार किसके पास है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये
जो अंतर सहयोग को बढ़ावा देना, इसका मतलब है ये जो परिषद होता है ये केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय व सहयोग कह सकते हैं। राज्यों के बीच जो उत्पन्न विवाद होते हैं उन पर सलाह करने के लिए ये नियुक्ति किसकी की जाती है? भारत के राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 263 में ये प्रावधान किया गया है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन है जो कि शहरी निकाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें 73वां संविधान संशोधन और 74वां। 73वां है ये पंचायती राज से संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन, और 74वां है नगर पालिका। आप इसका डिटेल पूरा लिखा हुआ है, आप इसको वीडियो रोक करके देख लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 279A 279A में इसका बताया गया है। और संविधान संशोधन की बात की जाए तो 101वां संविधान संशोधन था जो कि 2016 में हुआ था। ठीक है, जीएसटी अनुच्छेद 279A याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष भी तो होता है, ये कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, जीएसटी का परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 280 में क्या बताया गया है? वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन किसने बताया गया? अनुच्छेद 280। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और 110 में बताया गया धन विधेयक की परिभाषा है। और 112 अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट ऊपर ही क्वेश्चन था, उसमें याद किया होगा आपने। 110, 112 और 280 वित्त आयोग का गठन किया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी में पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय की शक्ति निहित है? ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये अनुच्छेद हो जाएगा आपका 262। इसका अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। जैसे अंतर्राज्यीय नदी विवाद होता है, इसका निपटारण करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? 262 अनुच्छेद में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? जो बताया था मौलिक अधिकार जो हमारे पास थे, वर्तमान में 6 है। जो 7वां था इसको अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत शिफ्ट कर दिया गया है। किसमें? संपत्ति के अधिकार में कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन था ये। फिर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन और राज्यसभा के विशेष अधिकारों को परिभाषित करता है? ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत हो जाएगा? तो 312। इसमें जो सिविल सर्विसेज होती हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस है ना, तो ये इसके अंतर्गत वर्णित है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? तो जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ये होता है अनुच्छेद 315। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्न में से किस संस्थान द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद तो 324 हो जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया भारत के चुनाव आयोग द्वारा। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। अगला है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न सदन लोकसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? यह अनुच्छेद 330 में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 330। ये बाकी डिटेल लिखी हुई है। 330 में क्या है, और 331 में, 332 में, 333 में। इसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण। 331 में लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन होते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय, उसका प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। उसी प्रकार 332 में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण के विषय में बताया गया है। 333 में विधानसभा में आंग्ल समुदाय जो एंग्लो इंडियन होते हैं, भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 338।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा 338 और 338 का में हो जाएगा अनुसूचित जनजाति आयोग। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है 338 का में हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में बताया गया है। ये डिटेल लिखी गई और जो ओबीसी का है अन्य पिछड़ा वर्ग ये 338 बी में है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 का या 343(1). ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत। उसी प्रकार और भी है 343 में बताया गया है संघ की राजभाषा का उल्लेख है। 345 में जो राज्यों की राजभाषा है अपनी अपनी उनका उल्लेख किया गया है। 348 में है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है अंग्रेजी उसके विषय में बताया गया है। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया भाग 9 का में। ठीक है, नगर पालिकाओं से संबंधित उल्लेख किया गया है। ये 74वां जो 73वां संविधान संशोधन था उसमें ये सारी डिटेल लिखी हुई है, आप देख लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 8 में वित्त संपत्ति संबंधित है और भाग 8 हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से जुड़े प्रावधान है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 और 360 डैश पर आधारित अनुच्छेद है। ये किस पर आधारित है? आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है। ये 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है भाग 18 के अंतर्गत और इसकी घोषणा की कौन करता है? राष्ट्रपति बताया था। इसमें 352 में जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का उल्लेख किया गया है। जो 356 अनुच्छेद है इसमें राज्य में जो राष्ट्रपति शासन है उसका उल्लेख है। जैसे राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है उसकी स्थिति में ये राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और जो अनुच्छेद 30 है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ये अभी तक एक भी बार नहीं लगाया जा चुका है और ये 3 बार लगाया जा चुका है और ये काफ़ी बार लगाया जा चुका है। तो इससे जो क्वेश्चन बनते हैं ये पूछता है कि कौन सा आपातकाल अभी तक नहीं लगाया गया है। तो ये वित्तीय आपात है जो अभी तक नहीं लगाया गया है। जो ये राष्ट्रीय आपात जो 3 बार लगा था 352 वाला, ये 3 बार लगा था कब कब? जब भारत चीन युद्ध हुआ था 362 में, फिर भारत पाक युद्ध हुआ था पाकिस्तान से 1971 में और 1975 में आंतरिक अशांति के दौरान 1975 में ये आपात लगा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थी ही, लेकिन इसमें पूछ रहा है राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश संविधान में परिवर्तन या संशोधन करने की प्रक्रिया को दर्शाता है या बताता है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के अनुच्छेद के अंतर्गत है। 368 अनुच्छेद याद रखेंगे। संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 368 में और दक्षिण अफ्रीका से ये लिया गया है संशोधन की प्रक्रिया। फिर नेक्स्ट है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत का जो मुख्य निर्वाचन होता है उसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। और जो नियुक्ति कौन किसके द्वारा की जाती है आप देख लेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो महाधिवक्ता राज्य का कानूनी सलाहकार होता है तो राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है तो उसके द्वारा की जाती है, और सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो कौन किसकी नियुक्ति करता है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं तो आप याद रखेंगे। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लागू किया गया है? वित्तीय आपात आपको बताया था ना 360 अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है और ये अभी तक नहीं लगाया गया है। ऑप्शन नंबर आप सी याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, और इसके किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है? 110। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होती है ये होती है लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर
सी याद रखेंगे, मंत्रिपरिषद जो होती है ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड लास्ट है, 99 क्वेश्चन तक आ गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था या गठन किया गया था? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, 1953 में, 1953 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है ये किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ये की गई थी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। ठीक है, त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था ये की गई थी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन थे जो कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अभी आप जाइएगा नहीं, आपके लिए एक टेस्ट भी है, क्योंकि आपने इतने सारे क्वेश्चन पढ़े हैं। एक आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना पड़ेगा। क्वेश्चन देख लेंगे पहले, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से जो भाग संबंधित है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, अगर आपने को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा, और अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। आपके एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ।